हे गाइस, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ज्ञान IQ पर। और आज मैं एक नई सीरीज़ स्टार्ट कर रही हूँ सीटेट 2020 के लिए। आने वाले सीटेट एग्ज़ाम्स के लिए मेरी एक नई सीरीज़ है और इसमें मैं आपको कराऊंगी सीटेट के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस जो कि पहले के सीटेट के एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आए हैं उन क्वेश्चंस को कराऊंगी, उनके आंसर्स विद एक्सप्लेनेशन। मतलब मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगी क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसका आंसर है और किस तरह से ये आंसर निकला है। तो आई होप कि आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें क्लियर हो जाएंगी। आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको बहुत कुछ नया जानने को मिलेगा। और साथ ही साथ मैं आपको बताऊंगी कि 30 में से 30 लाने कैसे हैं, कैसे क्वेश्चन को सोल्व किया जाता है। तो सब बने रहिए मेरे साथ इस सीरीज़ में। तो चलिए देखते हैं कि आखिर ये 30 में से 30 नंबर लाने कैसे हैं। देखिए दोस्तों, सीटेट का एग्ज़ाम जो होता है वो कितने पार्ट्स में होता है आप सभी को पता है। उसमें टोटल 5 पार्ट्स होते हैं और इन 5 पार्ट्स में से सबसे मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड साइकोलॉजी। क्योंकि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये आपको सिर्फ सीटेट के एग्ज़ाम में ही नहीं, आपको HTET UPTET हर एग्ज़ाम में ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी आपको ज़रूर मिलेगी। यानी कि CDP में आपको अच्छा स्कोर करना बहुत ज़रूरी है अगर आपको टीचर बनना है तो। सो इसमें 30 में से 30 क्वेश्चन आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपके कंसेप्ट क्लियर हैं तो बहुत आसानी से लिए जा सकते हैं। तो टोटल इसमें 30 क्वेश्चंस होते हैं। पार्ट 1 ये होता है और इसमें बेसिकली बाल विकास और शिक्षा शास्त्र के ऊपर ये है। मतलब बाल विकास की थ्योरीज भी इसमें आती हैं, साथ ही साथ आपकी टीचिंग मेथोडोलॉजी भी आती है। मतलब कि शिक्षा शास्त्र, आप किस तरह से बच्चे से डील करेंगे, किस तरह की बच्चा गलतियां करता है और उससे आप कैसे डील करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं जो कि प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड होते हैं। सो इसमें 30 में से 30 लाना बहुत आसान है। सबसे पहले मैं आपको हिदायत दूंगी कि आप हमेशा प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स उठाएं, क्योंकि इतना तो आप पढ़ ही चुके हैं चाइल्ड साइकोलॉजी में, थ्योरीज आपने पढ़ी होंगी, लेकिन इस सीरीज़ में आपको बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलेगी। तो चलिए आज का हम ये स्टार्ट करते हैं सीरीज़। और 30 में से 30 लाने की यही स्ट्रैटेजी है कि आप इसको क्वेश्चन पेपर्स को देखिए, उनके सारे हर एक क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। अगर आप उस कॉन्सेप्ट को समझ गए तो आपके 30 में से 30 कोई भी नहीं रोक सकता है। तो चलिए मैं बताती हूँ कैसे आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। सो गाइज़, ये सीटेट 2018 का पेपर है दिसंबर का और मैं आपको इसको कराऊंगी अच्छे से। मतलब इसके पहले इस सीरीज़ में तो मैं जो ये चाइल्ड CDP का है पार्ट है, इसके अंदर मैं बेसिकली CDP के ही क्वेश्चंस कराऊंगी। इसके अलावा मैं EVS की भी एक नई सीरीज़ शुरू करूंगी, साथ ही साथ मैथमेटिकल पेडागोजी की भी एक नई सीरीज़ स्टार्ट करूंगी। सो बने रहिए मेरे चैनल पर। तो चलिए देखते हैं कि इसमें देखिए ये है इसका पूरा क्राइटेरिया सीटेट का कि भाग 1 में बाल विकास और शिक्षा शास्त्र होता है, भाग 2 में गणित, भाग 3 में पर्यावरण अध्ययन और भाग 4 और 5 में इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज होती है। खैर हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के लिए तो आप ग्रामर पढ़िए, वो सबसे बेस्ट है। लेकिन इन तीनों के लिए बाल विकास और गणित और पर्यावरण अध्ययन के लिए आपको टीचिंग मेथोडोलॉजी और पेडागोगी आनी बहुत ज़रूरी है, वरना आप इस एग्ज़ाम को आसानी से क्लियर नहीं कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। ये देखिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द रोल ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट। अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें मैं आपको पहले बताती हूँ कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट होता क्या है। देखिए आपने नेचर सुना होगा, नेचर और नर्चर। ये नेचर जो होता है इसको हम हेरिडिटी से जोड़ सकते हैं। मतलब कि इंसान का खुद का नेचर कैसा है, उसके अंदर पढ़ने की कितनी क्षमता है, इसको हम नेचर से लेकर चलते हैं। ये नेचर और नर्चर की डिबेट जो है वो काफ़ी टाइम से चली आ रही है साइकोलॉजी के इस डिपार्टमेंट में। लेकिन मैं आपको बता दूं कि नेचर और नर्चर दोनों का बराबर सहयोग होता है बच्चे के विकास में। बाल विकास में दोनों चीज़ें बराबर की हिस्सेदारी रखती है। आप अगर बच्चा, हम कह देते हैं कि ये बच्चा दिमाग से बहुत तेज़ है क्योंकि इसके माता पिता भी दिमाग से बहुत तेज़ है, ऐसा नहीं होता है। आप देखिए अगर आप उसको एक हेल्दी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे, अगर आप बच्चे को एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे तो वो बच्चा जो है अपने एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग उसकी कैपेबिलिटीज़ को निखारने के लिए आप उसको एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं तो वो अच्छा कर देता है। जैसे कि वाइगोत्स्की ने बोला था कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, यानी कि अगर आप थोड़ी सी असिस्टेंट बच्चे को देंगे तो वो अपने लेवल से कहीं आगे तक पहुंच सकता है। तो यही है नेचर और नर्चर डिबेट। नेचर को मानने वाले कहते हैं कि हेरिडिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि अनुवांशिकता के कारण ही जो ये अनुवांशिकता है इसी की वजह से जो है बच्चे अच्छा करते हैं। लेकिन नर्चर वाले कहते हैं कि नहीं, उसके एनवायरनमेंट का, उसके पर्यावरण का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो हम यही जानने की कोशिश करेंगे इसके अंदर। तो देखिए जो अब इसमें हम पहले देख लेते हैं कि आखिर इसके ऑप्शंस क्या क्या हैं।
आप सबसे पहले ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। सीधे ये मत ढूंढे कि आंसर कहाँ है, आप ये सीखिए क्या आंसर भी नहीं हो सकता है, क्योंकि 3 ऑप्शन हमेशा ऐसे मिलेंगे आपको जो उस क्वेश्चन का आंसर होंगे ही नहीं। 2 तो कम से कम ऐसे होते हैं जिन्हें आप देखते ही पहचान सकते हैं कि ये तो इस क्वेश्चन का आंसर हो ही नहीं सकता है। तो वो खूबी अपने अंदर डेवलप कीजिए, एलिमिनेट करने की, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनको एलिमिनेट करने की हॉबी अपने अपने डेवलप कीजिए। देखिए पहला ऑप्शन है certain aspects of development are influenced more by heredity and others more by environment। तो ये कहते हैं कि कुछ एस्पेक्ट जो होते हैं डेवलपमेंट के, यानी कि विकास के कुछ पहलू तो आनुवांशिकता पर डिपेंड करते हैं और कुछ जो है वो उसके पर्यावरण पर डिपेंड करते हैं। मतलब कि कुछ तो उस बच्चे के अंदर इनबोर्न टैलेंट होता है किसी चीज़ के लिए, लेकिन कुछ चीज़ें वो बाहर से डेवलप किया जाता है जब हम उसको एक प्रॉपर एनवायरनमेंट देते हैं, जब उसको हम एक ऐसा नेचर जो है प्रोवाइड करते हैं, ऐसा नेचुरल एनवायरनमेंट या सोशल एनवायरनमेंट प्रोवाइड करते हैं जहाँ पर उसकी अधिगम जो है वो अधिकतम हो जाए, तो कुछ इस पर डिपेंड करता है। तो आपको भी लग रहा होगा कि ये चीज़ ठीक लग रही है, तो हम इसको रखते हैं साइड में। दूसरा क्वेश्चन है, ए चाइल्ड्स एबिलिटी टू लर्न एंड परफॉर्म इज कम्प्लीटली डिसाइडेड बाय द जीन्स। कि सीखने और प्रदर्शन करने की एक बच्चे की क्षमता जीनों द्वारा पूरी तरह से निर्धारित करती है। देखिए अब ये सरासर गलत हो जाता है, सिर्फ एक चीज़ पर डिपेंड करती है। हम अपने डेली के एनवायरनमेंट में कितना कुछ सीखते हैं। लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हम बिना सिखाए सीख जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट होता है। अगर आप एक बच्चे को अंधेरे कमरे में बंद रखें कई साल तक, तो क्या उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। भले ही उसके जीन्स में वो चीज़ हो या ना हो, लेकिन उसका लैंग्वेज डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसको वो एनवायरनमेंट, वो सोशल एनवायरनमेंट चाहिए लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। तो यानी कि ये तो सरासर गलत हो गया सेकंड ऑप्शन। थर्ड देखिए, गुड केयर एंड न्यूट्रिशियस डाइट कैन फाइट ऑफ एनी डिसऑर्डर ए चाइल्ड इज बोर्न विद। अच्छी देखभाल और पौष्टिक आहार बच्चे के किसी भी जन्मजात विकार को दूर कर सकता है। ऐसा भी नहीं है। कुछ डिजीज़ जो होती हैं वो हेरिडिटी पर बेस्ड होती हैं, जिन्हें हम उपचार नहीं, उनको रोकथाम कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर उनका उपचार नहीं कर सकते हैं। तो ये भी जो मैचुरेशन है या बच्चे की जो हेरिडिटी है, उसके जीन्स है, ये फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें केवल आहार यानी कि सिर्फ नर्चर पर फोकस किया गया है कि सिर्फ एनवायरनमेंट ही होता है जो उसको सब कुछ दे सकता है बच्चे में, भले ही कोई भी जेनेटिक डिसऑर्डर हो। लेकिन साइंस ने प्रूव किया है कि जेनेटिक डिसऑर्डर्स होने से भी बच्चे का दिमाग जो है वो थोड़ा सा कम चलता है। नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल ओनली इन द चाइल्ड्स लैंग्वेज डेवलपमेंट। अब ये चौथा कारण है कि पर्यावरण केवल बच्चे के भाषा विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या आपको लगता है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ पर्यावरण सिर्फ भाषा विकास में हेल्प नहीं करता है, बच्चे के सारे पूरे उसका ऑल ओवर डेवलपमेंट में पर्यावरण हेल्प करता है। और एक बच्चा स्कूल जा रहा है, उसको टीचर मोटिवेट करता है, अगर उसका एक टीचर उस पर ध्यान देता है, उसकी प्रॉब्लम्स को समझता है, तो वो बच्चा उस टीचर के साथ एक अच्छा बॉन्ड बनाता है और अपने आप की लर्निंग को इम्प्रूव कर पाता है, क्योंकि टीचर उसको मोटिवेट कर रहा है, उसको गाइड कर रहा है, और उस गाइडेंस के थ्रू जो है बच्चा सब्जेक्ट में भी अच्छा कर जाता है, चाहे वो मैथ्स का सब्जेक्ट हो, चाहे हिंदी का हो, चाहे वो लैंग्वेज का हो। तो इस तरह से हम देखते हैं कि केवल भाषा विकास में हेल्प नहीं करता है, बल्कि वो उसके ऑल ओवर डेवलपमेंट में पर्यावरण बहुत हेल्प करता है। अगर किसी बच्चे के घर में कंप्यूटर लैपटॉप है बहुत पहले से ही, जब से सपोज़ वो 3 साल का बच्चा है, 3 साल के बच्चे को पेरेंट्स लगातार मोबाइल फ़ोन आजकल दे देते हैं, तो आप देखिए वो 3 साल का बच्चा भी मोबाइल फ़ोन चलाना सीख जाता है, क्योंकि उसको मोबाइल हाथ में दिया गया है। लेकिन अगर मोबाइल से उसको दूर रखा जाए 18 साल तक, तो क्या बच्चा 18 साल के होने के बाद भी कंपटीशन कर पाएगा उन बच्चों के साथ जो मोबाइल फ़ोन बहुत पहले से चला रहे हैं? तो इसका मतलब है कि हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन 1, यानी कि सर्टेन एस्पेक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर्स मोर बाय एनवायरनमेंट। मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो हेरिडिटी पर डिपेंड करते हैं और कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो एनवायरनमेंट पर डिपेंड करते हैं। सो ये था इसका आंसर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजेस थ्योरी। अब अगर आप चाइल्ड डेवलपमेंट की थ्योरीज आपने पढ़ी हैं, तो आपने पियाजे का नाम तो सुना ही होगा। तो पियाजे जो हैं वो क्या कहते हैं, वो उनकी थ्योरी में ही कौन सी चीज़ें इनमें से नहीं हैं। कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड, मतलब यहाँ पे फोकस कीजिए। कई बार हम क्वेश्चन को लगातार पढ़ जाते हैं, हम इस कैन नॉट को कैन पढ़ जाते हैं और तब आंसर मार्क कर देते हैं। ये गलती बहुत सारे छात्रों से होती है, तो आप कृपया क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता, मतलब पियाजे के सिद्धांत के अनुसार ये नहीं है। चलिए इसके ऑप्शंस देखते हैं। डेवलपमेंट अकर्स इन क्वालिटेटिव स्टेजेस, यानी कि विकास जो है गुणात्मक चरणों में होता है।
सेकेंड ऑप्शन है चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज़ नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड, बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण और उपयोग करते हैं। थर्ड है लर्निंग टेक्स प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। और फोर्थ है चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो पियाजे जो है वो कॉग्निटिव कंस्ट्रक्टिविज्म थे, यानी कि संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत उन्होंने दिया था उसमें उन्होंने बोला था कि बच्चे जो है वो एक्टिव लर्नर होते हैं, वो पैसिव नहीं होते हैं। एक तरफ बिहेवियरिस्ट जो है, व्यवहारवादी क्या कहते हैं, व्यवहारवादी कहते हैं कि बच्चे जो है उनका दिमाग ब्लैंक स्लेट होता है, आप जो चाहे उस पर लिख सकते हैं, बच्चा वही सीखेगा। लेकिन पियाजे ने कहा था कि बच्चा अपने आप से नॉलेज कंस्ट्रक्ट करता है, वो एक एक्टिव लर्नर है। अगर वो कक्षा में बैठा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो बस अपने कान आँख नाक सब बंद करके बैठा है। जो भी आप उसको सिखा रहे हैं, बच्चा उसकी एक थिंकिंग अपने आप में स्कीम्स डेवलप करता है और उसके बेस पर ही अपने थॉट्स को ऑर्गेनाइज करता है और उसकी लर्निंग होती है। तो देखते हैं पियाजे के अकॉर्डिंग इनमें से क्या ठीक है। विकास गुणात्मक चरणों में होता है, यस। उन्होंने कहा था कि क्वालिटेटिव चेंज होता है स्टेजेस में, क्वांटिटेटिव नहीं होता है। हर स्टेज, जितनी भी उन्होंने 4 स्टेजेस दी हैं अपनी, सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल या कंक्रीट ऑपरेशनल, सारी स्टेजेस में उन्होंने कहा है कि कुछ कुछ क्वालिटीज़ होती हैं जो पर्टिकुलर स्टेजेस की होती हैं। अब नेक्स्ट है चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज़ नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड। जी हाँ, क्योंकि पियाजे ने कहा था कि बच्चे अपने ज्ञान को जो है वो कंस्ट्रक्ट करते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण स्वयं करते हैं। आप उनको बस एक सेटअप कर दीजिए, एक एनवायरनमेंट लगा दीजिए, बच्चों को एक प्रॉब्लम दे दीजिए, ऐसी ऐसी उसको जितनी जितनी चीज़ें चाहिए सोल्व करने के लिए वो दीजिए, और देखिए बच्चा कैसे उस प्रॉब्लम के सोल्यूशन तक अपने आप पहुँच जाएगा। नेक्स्ट, लर्निंग टेक प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस। अभी निरंतर अभ्यास जो है ये बिहेवियरिस्ट की है, मतलब बिहेवियरिस्ट ने कहा था कि आप अभ्यास के थ्रू, रेनफोर्समेंट के थ्रू और इन सब के थ्रू आप बच्चे को जो चाहे वो करा सकते हैं। आपने पैवलो स्किनर को भी पढ़ा होगा, जहाँ पे रिपीटेड चीज़ों से वो सिखा रहे हैं लर्निंग को। तो ये यहाँ पर बच्चे को पैसिव समझा जाता है। ये निरंतर अभ्यास जो होता है कि सिर्फ प्रैक्टिस कराते रहो और बच्चा सब कुछ सीख जाएगा, ऐसा नहीं बोला था पियाजे ने। उसने कहा था बच्चे को आप एनवायरनमेंट अच्छा प्रोवाइड कीजिए, वो कंस्ट्रक्ट करेगा, वो केवल रिपीटेशन या इमिटेशन नहीं करेगा। तो ये बिल्कुल गलत है, ये पियाजे ने नहीं बोला था। और लास्ट ऑप्शन देख लेते हैं, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, चिल्ड्रन एक्ट ऑन देयर एनवायरनमेंट। जी हाँ, अगर एनवायरनमेंट में एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड किया जाएगा, जिस एनवायरनमेंट में वो रहते हैं वो उस पर अपनी प्रतिक्रिया करते हैं, अपना दिमाग खुद लगाते हैं। आपने बच्चे को एक बॉक्स दे दिया, उसके अंदर आपने कुछ बॉल्स दे दी जिसमें डिफरेंट कलर्स की बॉल हैं, डिफरेंट साइज़ की हैं या शेप्स की हैं या फिर डिफरेंट कलर्स की हैं। तो आप कहेंगे बच्चे को कि आप इसमें से लाल रंग की अलग कीजिए, ब्लू की अलग कीजिए। तो बच्चा देखिए करने का सीखेगा, वो खुद सीखेगा, वो खुद, आप उसको कलर की पहचान कराइए, उसके बाद बॉल को वो अपने आप अलग करना सीख जाएगा। ठीक है, तो ये पियाजे ने कहा था कि बच्चे अपने एनवायरनमेंट पर जो है वो एक्ट करते हैं। तो यहाँ पर इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 जो पियाजे ने नहीं बोला था, यानी कि लर्निंग, जो ये लर्निंग कह रहे हैं, लर्निंग टेक प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, ये पियाजे के अकॉर्डिंग उसकी थ्योरी का एक फीचर नहीं है। सो राइट आंसर इज़ 3, और ये बाकी 3 पियाजे की थ्योरी के अकॉर्डिंग उसके लर्निंग फीचर्स हैं। सो गाइज, आप आई होप कि आपको पियाजे की थ्योरी भी अभी रिवाइज होगी। तो इसी तरह से रिवीजन आपका होता जाएगा जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। और आप ये सीरीज़ देखिए, आपको खुद आपका माइंड जो है वो स्टिमुलेट होगा और आप उसमें कुछ ना कुछ सोचेंगे नया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ प्री ऑपरेशनल थॉट। देखिए पियाजे की थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है, इस थ्योरी में से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। तो देखिए प्री ऑपरेशनल स्टेज कौन सी स्टेज है? सेकंड स्टेज है, और इसमें बच्चा होता है 3 से 7 साल का। तो 3 से 7 साल का बच्चा जो है सेकंड स्टेज पे होता है, प्री ऑपरेशनल स्टेज पे। इससे पहले सेंसरी मोटर होती है जो 0 से 2 के बीच में होती है। अब देखिए इसमें से क्या प्री ऑपरेशनल की लिमिटेशन नहीं है? देखिए जो प्री ऑपरेशनल चाइल्ड होता है, वो जो बच्चा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, उस बच्चे के दिमाग में, मतलब उस बच्चे का दिमाग की जो सोच है वो काफ़ी लिमिटेड होती है। वो पहली चीज़ तो ईगो सेंट्रिज्म होता है उसके अंदर, वो अपना पर्सपेक्टिव ही समझता है, दूसरों का पर्सपेक्टिव नहीं समझता है। इस वजह से वो कई चीज़ें नहीं समझ पाता है। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि कौन सी इसमें पियाजे की लिमिटेशंस है और कौन सी नहीं है। सिर्फ एक इसमें इन ऑप्शंस में पियाजे की लिमिटेशन नहीं है, बाकी सारी लिमिटेशंस है, ये आपको ध्यान से देखना है। तो मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। टेंडेंसी टू कंसंट्रेट, ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति। तो ये जो प्री ऑपरेशन चाइल्ड है, इसमें ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। तो ये भी पियाजे की एक लिमिटेशन है, पहला ऑप्शन जो है। देखिए ईगोसेंट्रिज्म होता है, एक पक्ष पर ध्यान रखेगा तो दूसरे पक्ष पर नहीं रखेगा।
अगर अपने पर्सपेक्टिव पर ध्यान रखेगा तो दूसरे के पर्सपेक्टिव पर नहीं रखेगा। तो ये ध्यान केंद्रित जो होता है, कंसंट्रेशन पावर जो होती है प्री ऑपरेशनल चाइल्ड की, वो उसमें पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। तो ये पियाजे की एक लिमिटेशन है प्री ऑपरेशनल चाइल्ड की। नेक्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट। ये जो डेवलपमेंट ऑफ सिंबॉलिक थॉट है, यानी कि प्रतीकात्मक विचार का विकास जो है हो चुका होता है। बच्चा यहाँ पे सिंबल्स का यूज़ करना स्टार्ट कर देता है। अगर आप उसको एक स्टिक देंगे, उसी स्टिक से वो बेलन भी बना के खेल लेगा, उसी स्टिक से जो है वो अपनी दादी माँ की छड़ी बनाकर उनकी एक्टिंग भी कर लेगा, उसी स्टिक से जो है वो आपको आपके सामने एक टीचर भी बन जाएगा, उसी स्टिक के साथ वो बहुत सारी चीज़ें कर लेगा। उसी स्टिक का, उस सिंबल का यूज़, बेसिकली जो प्रतीकों का यूज़ करना यहाँ पे बच्चा सीख जाता है। उसी एक सिंबल को तरह तरह के कैरेक्टर प्रोवाइड कर सकता है, साथ ही उस एक सिंबल के साथ उसका प्ले स्टार्ट हो जाता है। तो ये लिमिटेशन नहीं है प्री ऑपरेशन चाइल्ड की। प्री ऑपरेशन चाइल्ड सिंबॉलिक प्ले करना स्टार्ट कर देता है और उसके अंदर सिंबॉलिक थॉट डेवलप हो जाता है। सो यहाँ पे इसका ऑप्शन सेकेंड होगा। चलिए दूसरे ऑप्शन को भी देख सकते हैं। ईगोसेंट्रिज्म, आत्मकेंद्रितता जो है वो बच्चे की लिमिटेशन होती है। यहाँ पे बच्चा ईगोसेंट्रिज्म होता है, तो ये भी लिमिटेशन है। नेक्स्ट है इरिवर्सिबिलिटी, मतलब इरिवर्सिबिलिटी होती है अगर आपने एक चीज़ करके दिखा दी। सपोज़ आपने जो है बच्चे को क्या किया कि ग्लास में पानी था, आपने कटोरी में डाल दिया। अब बच्चे से आप कहेंगे कि बताओ ग्लास में पानी ज़्यादा है कि कटोरी में ज़्यादा है, तो बच्चा कहेगा ग्लास में ज़्यादा था, कटोरी में तो कम हो गया पानी, क्योंकि कटोरी छोटी है और ग्लास बड़ा था। तो बच्चा जो है यहाँ पे एक तो एक डायमेंशन पर फोकस कर रहा है, ठीक है, एक ही डायमेंशन पर कर रहा है, वो है लंबाई, ठीक है। लेकिन अगर आप, एक और एग्जांपल मैं आपको देती हूँ इसका, अगर आपने एक पेज के टुकड़े कर दिए हैं, एक पेज को 4 भागों में बांट दिया, आपने पहले बच्चे से पूछा, अब आपने बच्चे से ये पूछा कि पेज, ये जो पेज था अब ये कम हो गया है कि उतना ही है कि ज़्यादा हो गया, तो बच्चा कहेगा अब ये कम हो गया है, क्योंकि आपने इसको टुकड़े में बांट दिया है, छोटे छोटे टुकड़े हो गए हैं। तो बच्चा क्या कर रहा है, रिवर्सिबल थिंकिंग कर ही नहीं पा रहा है, वो सोच ही नहीं पा रहा है कि जो पेज था पहले वो कंप्लीट पेज था, अब टुकड़ों में बांट दिया, लेकिन उसमें हमने कुछ कम नहीं किया है, वो सेम ही पेज है, लेकिन बच्चा सोचेगा कि अब वो कम हो गया है, उसके टुकड़ों को वो कम आंकेगा। तो ये 2 एग्जाम्पल थे। एक तो इसमें ये जो पेज वाला एग्जाम्पल है ये इरिवर्सिबिलिटी से रिलेटेड है, जो पहले वाला एग्जाम्पल था वो सेंट्रेशन से रिलेटेड था, कि बच्चा सिर्फ एक डायमेंशन पर ही सेंटर्ड होता है। तो आपको देखिए इसमें हालांकि है नहीं, तो डिसेंट्रेशन भी यहाँ पे लिमिटेशन होती है एक प्री ऑपरेशनल चाइल्ड की। तो यहाँ पे 3 लिमिटेशंस दी हुई हैं, टेंडेंसी टू कंसंट्रेट, ईगोसेंट्रिज्म और इरिवर्सिबिलिटी। तो ये तीनों तो लिमिटेशन है, लेकिन सेकंड ऑप्शन इसका सही होगा, जो कि इसकी लिमिटेशन नहीं है बल्कि इसकी एक कैरेक्टरिस्टिक्स है। और एक और लिमिटेशन मैंने आपको बताई है डिसेंट्रेशन की, यानी कि एक ही चीज़ पे केंद्रित होता है बच्चा। डिसेंट्रेशन मतलब एक ही डायमेंशन पर फोकस करेगा, जो ग्लास कटोरी वाला एग्जाम्पल मैंने दिया है वो डिसेंट्रेशन का एग्जाम्पल है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्ले हैज़ अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजंस। तो जो खेल है, खेल जो है बच्चों में जो खेल होता है, युवा बच्चों के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, लेकिन इसमें एक ऑप्शन ऐसा है जहां पर वो महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा रहा है। तो वो ऑप्शन कौन सा है, वो आपको पहचानना है। तो ऑप्शंस को देखते हैं। देखिए, दे गेन मास्टरी ओवर देयर बॉडी। देखिए, जब आप शरीर पर निपुणता प्राप्त करते हैं, जब बच्चा खेलता है तो फिजिकल एक्टिविटी करता है, हाथ पर, पैरों पर, हर जगह से वो उसकी ग्रिस्प जो होती है वो अच्छी होती है, ग्रास्पिंग पावर अच्छी होती है, तो वो शरीर पर निपुणता प्राप्त करता है। जी हाँ, खेल से ये फ़ायदा होता है। सेकंड है इट स्टिमुलेट्स देयर सेंसेस, यानी कि उनकी इंद्रियों को उत्तेजित करता है। आप कोई भी गेम खेल लीजिए, आप देखिए कि उसमें आपके आँख, कान, नाक सब कुछ एकदम से अलर्ट हो जाते हैं, तो एक तरह से आपकी सेंसेस को जो है उत्तेजित करता है और आपकी जो कंसंट्रेशन पावर है किसी चीज़ की वो बढ़ती है प्ले से। उसके बाद है इट इज़ जस्ट अ प्लीजेंट वे टू स्पेंड टाइम। देखिए, जस्ट सिर्फ समय बिताने का एक सुखद तरीका है, जी नहीं। प्ले जो है, आपको पता है कि मारिया मोंटेसरी हो गया, फ्रोबेल हो गए या पियाजे हो गए, इन सब ने कहा है कि प्ले का रोल जो है बच्चे की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये खेल केवल उसको प्लीजेंट वे नहीं है, एक सुखद चीज़ नहीं है प्ले केवल, ये उसको बहुत सारी ज़िंदगी की चीज़ों से अवगत कराते हैं, उनको ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। तो ये यहाँ पर प्ले का एक मात्र चीज़ नहीं है ये जो प्ले सिखाता है। नेक्स्ट है दे एक्वायर न्यू स्किल्स एंड लर्न व्हेन टू यूज़। ऑब्वियसली जब बच्चा बच्चों के साथ खेलता है, नई नई चीज़ें सीखता है, वो अपने आप को एकदम से मेंटेन करना सीखता है, दूसरों के जो पर्सपेक्टिव है उनको जानता है, उनको समझता है, अपने पर्सपेक्टिव दूसरों को बताता है। तो गेम में जो है बहुत सारी स्किल्स जो है बच्चे की डेवलप होती हैं, उसकी सोशल स्किल्स डेवलप होती हैं, उसकी फिजिकल स्किल्स डेवलप होती हैं। तो इस तरह से इसका जो ऑप्शन 3 है वो इसका गलत आंसर, मतलब इसका आंसर सही है। जो प्ले जो है ये चीज़
नहीं करता है जिस बच्चे में। बाकी 3 चीज़ें फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ऑप्शन बाकी बिल्कुल ठीक है प्ले के बारे में, लेकिन ये ठीक नहीं है। तो यानी कि फोर्थ का आंसर हो गया आंसर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इनवाइट्स चिल्ड्रन टू थिंक क्रिटिकली, मतलब बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग इनमें से कौन सा क्वेश्चन करेगा। देखिए क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब ये होता है कि जिसमें बच्चा रीजनिंग भी करे, मतलब वो सोचे, तर्क करे, विचार करे। सिर्फ ये नहीं कि आपने हाँ ना में क्वेश्चन पूछ लिया तो बच्चा बस हाँ या ना दे रहा है। क्रिटिकल थिंकिंग में बच्चा इलेबोरेट करता है, इन्हांस करता है अपने विचारों को। तो देखते हैं इसमें क्या है। इसमें आपको हिंदी में पढ़ाती हूँ। क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? आप ये सारे सवाल, इसमें बेसिकली क्वेश्चन का मतलब है कि आप ये इन सारे सवाल अपने बच्चों से पूछे तो इनमें से कौन सा सवाल है जो बच्चे में गंभीर रूप से सोचने के लिए उसको प्रेरित करेगा, उसको तर्क वितर्क करने की उसकी जो क्षमता है उसको इन्हांस करेगा। तो देखिए क्या आप इसका उत्तर जानते हैं? इसका आंसर क्या होगा, हाँ या ना। तो इसमें बच्चे को जस्ट एक पैसिवली आंसर देना है कि हाँ जानता हूँ या नहीं जानता हूँ, उसको ज़्यादा सोचने की इसमें ज़रूरत नहीं होगी। दूसरा है सही जवाब क्या है, व्हाट इज़ द राइट आंसर, यानी कि ऑलरेडी आपने ऑप्शन दिए होंगे या नहीं भी दिए होंगे, तो ये जो भी आप बताएंगे क्वेश्चन कि ये इसका सही जवाब है, ये इसका जवाब है, इसमें भी उसको इतनी क्रिटिकल थिंकिंग करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है कैन यू थिंक ऑफ ए सिमिलर सिचुएशन, क्या आप इसी तरह की स्थिति के बारे में सोच सकते हैं। तो यहाँ पर भी सेम सिचुएशन की बात की गई है, मतलब बच्चा एक तरह से इमिटेट कर देगा, ऐसी सिचुएशन थी तो ऐसी उसने एक और सिचुएशन दे दी, तो इसमें इसका जो गंभीर रूप से सोचने की क्षमता है वो उभर कर नहीं सामने आएगी। और अगला है इसमें विभिन्न तरीकों से हम कैसे इसे हल कर सकते हैं। अब देखिए ये है असली, यहाँ पर जो है बच्चा विभिन्न तरीके, ये तरीके कौन डेवलप करेगा, ये बच्चे डेवलप करेंगे। आपने एक क्वेश्चन दे दिया बच्चे को सोल्व करने के लिए, सपोज आपने 2 डिजिट का आपने प्लस करने के लिए बच्चे को दे दिया, लेकिन उस 2 डिजिट के क्वेश्चन को हर बच्चे का सोल्व करने का तरीका अलग अलग होता है। कुछ बच्चे उसमें कुछ चीज़ें बनाकर भी आपको प्लस करके दिखा सकते हैं कि मेरे पास 10 बॉल थी और 10 लाल बॉल थी और 20 जो है पीली बॉल थी, तो दोनों को प्लस करके दोनों को मैंने बना दिया है, चित्र बना दिए हैं और अब इनको ऐड कर दिया तो ये आंसर आ गया। कुछ बच्चे उसको हाथ पे काउंट कर लेंगे, मतलब फिंगर काउंटिंग कर लेंगे। कुछ बच्चे क्या करेंगे कि उसमें कुछ डंडे बनाकर उसको काउंट करेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट तरीक़ों से बच्चे हल कर सकते हैं। तो ये बच्चे की अपनी थिंकिंग पर डेवलप करता है, कि डिपेंड करता है कि वो क्या डेवलप करेगा। तो यानी कि यहाँ पर जो बच्चा है अपनी क्रिटिकल थिंकिंग का, अपनी रीजनिंग का, अपने तर्क वितर्क का यूज़ करेगा और यहाँ पर वो नए तरीके डेवलप करेगा। तो ये इसका सही आंसर होगा, यानी कि 5th का जो है सही आंसर होगा ऑप्शन 4, व्हाट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सोल्व दिस। तो ये एक तरह से क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब्स प्रोग्रेसिव एजुकेशन। सबसे पहले प्रोग्रेसिव एजुकेशन के बारे में आपको जानना ज़रूरी है। देखिए जो ये प्रगतिशील शिक्षा है, जो हमारी ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम था उसके खिलाफ एक तरह का मोर्चा लिया था इन लोगों ने। इनका इसमें जॉन डीवी जो हैं बहुत ही अच्छे एक तरह से मैं कहूँगी फिलोसोफर हैं, जॉन डीवी जो हैं, या फिर फ्रोबल हो गए, मोंटेसरी, मारिया मोंटेसरी होगी, ये सब प्रोग्रेसिव एजुकेशन के जो हैं इन्होंने इसकी वकालत की है। देखिए ट्रेडिशनल सिस्टम जो था वो बच्चों को एक्टिव लर्नर नहीं मानता था, वो पैसिव मानता था और चाहता था कि सिर्फ एक ही कम्युनिकेशन होती रहे, मतलब सिर्फ टीचर बोलता रहे और बच्चा सुनता रहे। लेकिन जो प्रगतिशील शिक्षाविद हैं इनका मानना है कि बच्चे को आप मौका दीजिए बोलने का, उसको जानने का, उसको एक्सपीरियंस कराइए, उसके हाथ में चीज़ें दीजिए, उसको सोल्व करने दीजिए खुद। तो एक तरह से ये भी एक कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच है। तो ये प्रगतिशील शिक्षा होती है। तो अब देखिए इसमें जो है ये कह रहा है कि कौन सा जो मेथड है, विच वन द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन हो सकता है। फर्स्ट है लर्निंग बाय डूइंग, प्रोजेक्ट मेथड, कोऑपरेटिव लर्निंग। तो ऑब्वियसली इसमें बच्चे को खुद करने का मौका मिलेगा, तो ये हो सकता है। थीमेटिक यूनिट्स, रेगुलर यूनिट टेस्ट और रैंकिंग। देखिए ये एक तरह का ट्रेडिशनल अप्रोच है जो कि प्रोग्रेसिव एजुकेशन को डिफाइन नहीं करता है। ये जो थीमेटिक टेस्ट हैं, रेगुलर टेस्ट लेते रहो, 10-20 नंबर का टेस्ट लो बच्चे की और रैंकिंग कर दो कि ये बच्चा फर्स्ट है, ये सेकंड और ये थर्ड है। तो ये जो है ये एक तरह का ट्रेडिशनल मेथड है। नेक्स्ट है पर्सनलाइज्ड लर्निंग, एबिलिटी ग्रुपिंग, लेबलिंग स्टूडेंट्स। अब बच्चे को आपने पर्सनलाइज्ड लर्निंग मतलब आप व्यक्तिगत अधिगम करा रहे हो, व्यक्तिगत अधिगम पर जोर दे रहे हो। क्षमता एबिलिटी ग्रुपिंग पर मतलब कि ये बच्चे कमज़ोर हैं इनका एक अलग ग्रुप बना दो, ये बच्चे मीडियम हैं इनका एक अलग ग्रुप बना दो। तो ये एक तरह से लेबलिंग हो गई कि ये कमज़ोर बच्चों का वर्ग है, ये वाला ये वर्ग है। तो इस तरह से ये भी प्रोग्रेसिव एजुकेशन इसको डिफाइन नहीं करता है। नेक्स्ट इज प्रोजेक्ट मेथड, एबिलिटी ग्रुपिंग और रैंकिंग। परियोजना विधि, प्रोजेक्ट मेथड हो गया, एबिलिटी ग्रुप और रैंकिंग। प्रोजेक्ट मेथड तो ठीक है लेकिन एबिलिटी ग्रुपिंग और रैंकिंग जो है प्रोग्रेसिव एजुकेशन नहीं
सिखाता है। तो इस तरह से आप इन तीनों ऑप्शंस को एलिमिनेट कर दीजिए और इसका सही आंसर आ जाएगा लर्निंग बाय डूइंग। देखिए अब बच्चा अपने आप कर सीख रहा है, प्रोजेक्ट दिया है उसको कर रहा है। सपोज आपने किसी क्रिकेटर पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया, सपोज आपने MS धोनी पर प्रोजेक्ट बनाने के लिए दे दिया। बच्चा जो है टीवी में देखेगा, न्यूज़पेपर की क्लिप्स देखेगा, इंटरनेट पर जाएगा, बहुत सारे सोर्सेज वो देखेगा, प्रोजेक्ट बनाएगा। फिर कोऑपरेटिंग लर्निंग से क्या होता है कि इससे जो है ये जो कंपटीशन की भावना है ये नहीं आती है बच्चे में, वो एक दूसरे के साथ मिलजुल कर काम करना सीखता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। तो गाइस आपको आई होप कि आपको काफ़ी क्लियर हो रहा होगा। वीडियो लंबी हो रही है तो इसलिए मैं सिर्फ 10 क्वेश्चन कराऊंगी आज, बाकी के क्वेश्चन जो है मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूंगी। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन्स एजुकेशन इज लाइफ इटसेल्फ। मतलब शिक्षा स्वयं ही जीवन है, इनमें से कौन सा जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन का थॉट है वो डिफाइन कर रहा है इसमें। तो ये आपको आई होप ये क्वेश्चन आप खुद सोल्व कर सकते हैं, फिर भी मैं बता देती हूँ। स्कूल एजुकेशन शुड कंटिन्यू एज लॉन्ग एज पॉसिबल। मतलब आप स्कूल को बस लंबे समय तक जारी रखिए जब तक आप जारी रख सकते हैं। स्कूलों की आवश्यकता नहीं है, बच्चे अपने जीवन के अनुभवों से सीख सकते हैं। स्कूलों की आवश्यकता ही नहीं है, बच्चे केवल अपने अनुभव से ही सीख जाएंगे, तो ये भी चीज़ सही नहीं है। स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे। मतलब स्कूल लाइफ जो है वो कनेक्टेड होनी चाहिए बच्चे की सोशल और उसकी नेचुरल लाइफ के साथ। बच्चा क्या समाज में सीखता है, बच्चे अपने घर परिवार में क्या देखता है, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में क्या देखता है, वो उसके स्कूल में पढ़ाया जाना चाहिए। तो बिल्कुल हाँ, प्रोग्रेसिव एजुकेशन यही कहती है कि आप एक्सपीरियंशियल लर्निंग दीजिए उसको, उसकी डेली लाइफ को स्कूल एजुकेशन से कनेक्ट कीजिए। तो राइट आंसर इज ऑप्शन 3। और जीवन सच्चा शिक्षक है, लाइफ इज़ ट्रू एजुकेटर। लाइफ एक शिक्षा तो देती है, लेकिन ऑब्वियसली उस लाइफ में आपको उसको जीने के लिए आपको तरह तरह की स्किल सीखना ज़रूरी है जो आपको स्कूल में सिखाई जाती है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। आगे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसिडर्ड एज कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोलबर्ग्स थ्योरी। देखिए कोलबर्ग ने नैतिक विकास का अपना सिद्धांत दिया था, मोरल रीजनिंग की उन्होंने बात की थी। तो यहाँ पर मोरल एजुकेशन से रिलेटेड या फिर कोलबर्ग की थ्योरी को आपको देखकर क्या स्ट्राइक करता है, आपको याद आता होगा मोरल रीजनिंग या मोरल डायलेमा जो उन्होंने बात की थी, मोरल रीजनिंग के बारे में बात की थी, या मोरल एजुकेशन की वो बात करते हैं। तो नैतिक विकास का कोलबर्ग का जो सिद्धांत होता है वो किस पर बेस्ड था, अगर आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता देती हूँ कि कोलबर्ग की जो थ्योरी थी वो कहीं ना कहीं पियाजे के थ्योरी के ऊपर बेस्ड थी। पियाजे ऐसे पहले साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने मोरल रीजनिंग की बात की है, कोलबर्ग उनके बाद आए हैं। और पियाजे जो है वो बायोलॉजिकल मैच्योरिटी की बात करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की बात करते हैं। यानी कि बच्चा जब तक बायोलॉजिकली मैच्योर्ड नहीं हो जाता, जब तक वो एक तरह से उसका मैच्योरेशन नहीं हो जाता, तब तक वो सीखने में सक्षम नहीं होता है। तो कॉग्निटिवली बच्चे को रेडी होना चाहिए, पियाजे बोलते हैं। और इसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड थी कोलबर्ग की मोरल रीजनिंग की थ्योरी। सो इसमें हम ऑप्शंस देख लेते हैं। हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी। तो उसकी जो उनकी जो थ्योरी थी, उन्होंने एक तरह से सपोर्ट किया था कि कॉग्निटिव मैच्योरिटी और मोरल मैच्योरिटी दोनों में कनेक्शन है, मतलब दोनों आपस में इंटरलिंक्ड है। जो मैंने अभी आपको बताया ये सत्य है कि कोलबर्ग की जो थ्योरी थी वो पियाजे की थ्योरी के ऊपर बेस्ड थी, कि पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की थ्योरी थी उसी पर बेस्ड थी, और उसके ऊपर बेस्ड करते हुए उन्होंने अपनी मोरल रीजनिंग की तर्क वितर्क की एक जो थ्योरी है वो डेवलप की थी। देखिए बच्चा तर्क वितर्क तभी करेगा, वो मोरल रीजनिंग तभी करेगा जब वो एक तरह से कॉग्निटिवली मैच्योर हो जाएगा, उसकी डेवलपमेंट हो जाएगी। तो इसी पर बेस्ड थी कोलबर्ग की थ्योरी। दूसरे ऑप्शंस और देख लेते हैं। द थ्योरी हैज़ इलेबोरेट टेस्टिंग प्रोसीजर्स। इस सिद्धांत में विस्तृत परीक्षण प्रक्रियाएं हैं, नहीं इतनी परीक्षाएं नहीं की है उन्होंने। एक तो उनकी जो पब्लिक थी, जो टारगेट पब्लिक थी उनकी, वो बेसिकली मैन थी, मतलब आदमी थे, तो उन पर बेस्ड थी उनकी मोरल रीजनिंग जो थी। तो इसीलिए गैरन गिलियन नाम की महिला है जिन्होंने उसका जो है आलोचक भी रही है उनकी इस थ्योरी की। इट एस्टैब्लिशेस ए क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मोरल रीजनिंग एंड एक्शन। ये नैतिक तर्क और कार्रवाई के बीच एक स्पष्ट संबंध स्थापित करता है। तो यहाँ पर कोलबर्ग ने ये बोला था कि मोरल रीजनिंग बच्चा करता है जब वो डायलेमा में फंस जाता है, लेकिन उसका जो एक्शन है वो टोटल उसकी मोरल रीजनिंग पर डिपेंड नहीं करेगा। कई बार क्या होता है कि बच्चा जो है अपने आसपास की चीज़ों को देखकर ही, जैसे कि उसने बताया था कि पनिशमेंट, कई बार क्या होता है गुड बॉय और गुड गर्ल की जो इमेज बनानी होती है उसको, तो उसमें क्या होता है कि उसको देख रहा है कि टीचर इसको अच्छे से अवार्ड दे रही है इस चीज़ के लिए, तो मैं भी यही करूँगा, तो यही सही है। टीचर इसके लिए दंड देगी तो ये नहीं करूँगा। अब वो यहाँ पे ये नहीं सोचेगा कि क्या गलत है और क्या सही है, बस वो यहाँ पे देखेगा इसके लिए पनिशमेंट मिल रही है, इसके लिए रिवॉर्ड मिल रहा है, तो इसलिए उसका एक्शन आ जाता है। तो हर स्टेज पे जो है बच्चा मोरल रीजनिंग और एक्शन के बीच में उसका लिंक नहीं होता है।
नेक्स्ट, हिज बिलीफ इज़ दैट चिल्ड्रन आर मोरल फिलोसफर्स। तो ये भी सत्य नहीं है कि बच्चे जो है नैतिक दार्शनिक होते हैं, वो नैतिक दार्शनिक नहीं होते हैं, इतने वो मैच्योर नहीं होते कि वो नैतिक दार्शनिक बन जाएं। सो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मॉरल मैच्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। देखिए वाइगॉत्स्की एक सोशल कंस्ट्रक्टिविज्म की थ्योरी दी थी उन्होंने, और इनका जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट का जो सिद्धांत है वो काफ़ी फेमस है और आप सबको शायद पता भी होगा। मैं आपको एक बार और क्लियर कर देती हूँ। ये देखिए, ये है, एक मिनट, तो ये सपोज़ यहाँ पे बच्चा, ये जो जोन बनाया मैंने इनर सर्कल है, यहाँ पे बच्चा क्या अपने आप कर सकता है, तो ये तो बच्चा अपने आप कर सकता है, किसी की हेल्प उसको ज़रूरत नहीं है। अब एक जोन आता है, अब अगर आप बच्चों को हेल्प दोगे तो ये इस आउटर सर्कल तक पहुंच जाएगा, और इसी जो एक खाली स्पेस दिख रहा है आपको, जिस पर मैंने अभी शेड किया है, हल्का हल्का लाइंस डाल रही हूँ, ये जो चक्र की तरह आपको दिख रहा है, ये जो है ये एरिया होता है ZPD। मतलब ये बीच सेंटर वाला जो बिल्कुल शेडेड पार्ट है, इसका मतलब है कि बच्चा क्या कर सकता है, और ये जो बाहर का पार्ट है ये होता है बच्चा क्या किसी की हेल्प से कर सकता है, और एक होता है जहाँ पर बच्चा कुछ कर ही नहीं सकता है, मतलब इससे बाहर वो जा नहीं सकता है। तो ZPD से तब वो अपने हायर लेवल तक पहुँच सकता है एक पर्टिकुलर एज पे, कि हाँ भाई यहाँ तक वो पहुँच गया है क्योंकि उसको हेल्प मिल गई है। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चा अपने आप कर रहा था, बिल्कुल इनर वाला सर्कल, अंदर वाला सर्कल देखिए, यहाँ पर बच्चा सिर्फ अपने आप से क्या कर रहा था, वो था इसके बाहर का जो ये दूसरा सर्कल मैंने बनाया है, ये है कि बच्चा क्या दूसरों की हेल्प से कर सकता है, और इसी को हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, और इसको एक और नाम से जाना जाता है मैजिक मिडल। तो चलिए एक बार ऑप्शंस देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट इज़ पॉसिबल, उस चरण को जब बहुत ज़्यादा विकास हो जाता है, मैक्सिमम डेवलपमेंट हो जाती है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं द डेवलपमेंट फेज व्हेन चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, जब बच्चा बिल्कुल कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेता है अपनी लर्निंग की। तो ये आपको क्या लग रहा है, मैं आपको पहले ऑप्शंस पढ़ के बता देती हूँ, फिर मैं आपको आंसर बताऊँगी। एक कंटेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म ए टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। नेक्स्ट है द पॉइंट इन विच लर्निंग विच सपोर्ट कैन बी विड्रॉन। देखिए मैंने आपको ZPD बताया कि एक लेवल है, ये एक लेवल है जहाँ तक बच्चा पहुँच सकता है। तो ये देखिए, ये जो थर्ड ऑप्शन है, एक संदर्भ को जिसमें बच्चे सहयोग के सही स्तर के साथ कोई कार्य लगभग स्वयं कर लेते हैं, मतलब कि आपने पहले उनको असिस्टेंस प्रोवाइड की, अब बच्चा अपने उस ZPD के उस लेवल तक पहुंच गया, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी। अब ये पहला ऑप्शन था द फेज व्हेन मैक्सिमम डेवलपमेंट। देखो मैक्सिमम डेवलपमेंट नाम की तो कोई चीज़ नहीं है, वो तो बच्चा एज के साथ धीरे धीरे पहुंचेगा, तो एकदम से मैक्सिमम डेवलपमेंट हो जाएगी ये हम नहीं कह सकते। नेक्स्ट, द डेवलपमेंट फेज व्हेन चाइल्ड टेक्स कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर लर्निंग, ऐसा फेज है जहाँ पर अपने आप ही बच्चा लर्निंग की पूरी जिम्मेदारी ले लेता है, तो ZPD में ऐसा करता ही नहीं है बच्चा, उसको सपोर्ट की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट, फोर्थ ऑप्शन है द पॉइंट इन लर्निंग व्हेन सपोर्ट कैन बी विड्रॉन, वह बिंदु जहाँ से आप सपोर्ट पीछे खींच लीजिए, आपने जो सहयोग दी था उसको वापस कर लीजिए, ये नहीं होता है। देखिए स्कैफोल्डिंग में इस फोर्थ का जो यूज़ है वो स्कैफोल्डिंग में होता है कि आप बच्चे को पहले थोड़े से प्रॉम्प्ट्स दे रहे हैं, क्लूज दे रहे हैं स्कैफोल्डिंग में, और जब आपने देखा कि बच्चा अपने आप कर सकता है तो आपने सपोर्ट को पीछे खींच लिया, तो ये स्कैफोल्डिंग हो गई। लेकिन ये तीसरा ऑप्शन देखिए, ध्यान से पढ़िए, एक संदर्भ को जिसमें बच्चा सहयोग के सही स्तर के साथ कार्य लगभग स्वयं कर सकते हैं, मतलब यहाँ अपने आपने ये जो मैंने बताया था, ये वाला जो शेडेड एरिया है, यहाँ पे आपने बच्चे को थोड़ा सपोर्ट दिया तो बच्चा इस पूरे शेडेड एरिया को पार करके ये वाली डेवलपमेंट उसने पूरी कर ली, तो ये होता है ZPD। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन एंड्री गाइनस पर्सनैलिटी, उभयलिंगी, मतलब जहाँ देखो एंड्रो मतलब होता है मैन से रिलेटेड और गाइनी रिलेटेड होता है आपका विमेन से। तो इस तरह से अगर हम देखें तो इसमें मैन और फेमिनाइन दोनों तरह के ट्रेड्स एक तरह से होते हैं। तो इसका आंसर आई होप कि आपको पता चल जाएगा आराम से। रेफर्स टू मैन विद फेमिनाइन ट्रेड्स, तो स्त्री लक्षण वाले पुरुष को संदर्भित करता है, जी नहीं, ये नहीं होता है। नेक्स्ट बोल रहा है कि इसमें हैज़ अ बैलेंस ऑफ व्हाट आर जनरली कंसिडर्ड मैस्कुलाइन एंड फेमिनाइन ट्रेड्स, मतलब मर्दाना और स्त्री दोनों गुणों का समायोजन होता है। थर्ड है दृढ़ और अहंकारी होने की आदत, तो ये तो है ही नहीं। समाज में प्रचलित रूढ़िवादी लिंग भूमिकाओं का पालन करता है, तो ये भी इसका नहीं है। तो इसका सही ऑप्शन जो है वो है सेकंड ऑप्शन। मैंने आपको अभी बताया कि ये जो एंड्री गाइनस पर्सनालिटी होती है, मतलब इसका मतलब है एंड्रो मतलब क्या होता है, मैन से रिलेटेड होता है। एंड्रो जब शब्द आ जाए तो मैन से रिलेटेड होता है, और गाइनी का मतलब होता है वुमेन से रिलेटेड। तो एक तरह से दोनों के कैरेक्टर जब होते हैं, दोनों मर्दाना और स्त्री का समायोजन होता है, तो उसको हम ये बोलते हैं। तो इसका मतलब इसका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल ठीक है।
तो गाइज़ वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसलिए मैं आगे नहीं आ रही हूँ। इसका सेकंड पार्ट आएगा तब मैं आपको और क्वेश्चंस कराऊंगी। तो ये सीरीज़ बहुत अच्छी है, आप इसको करिए। अगर आप इसको देखेंगे, अभी सीटेट की आप तैयारी कर रहे हैं तो आप ज़रूर देखें, आपके बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। और अगर आपको कोई चीज़ क्लियर ना हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। साथ ही साथ आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल को। और थैंक यू फॉर वॉचिंग।